हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, मैं शुभम पांडे और आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज चैप्टर 3 के जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दोस्तों, इस चैप्टर से पिछले 11 से 12 ईयर में केवल 13 से 14 क्वेश्चंस ही आए हुए हैं। मतलब कि एवरी ईयर 1 क्वेश्चंस आने की संभावनाएं होती हैं। ज़्यादा स्कोप नहीं है, 1 से 2 क्वेश्चंस हर साल आ सकते हैं, ज़्यादातर 1 क्वेश्चन। चलो देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ Na+ विल बी। दोस्तों, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल सोडियम का दे रखा है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन आयोनाइज कराने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक, हमें 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो हमसे अब कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगी। Na+ की एक इलेक्ट्रॉन ले लेने की इंथैल्पी क्या होगी। दोस्तों, आपको लग रहा है ना कि इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दिया गया है, और जब रिएक्शन रिवर्स होता है तो साइन बदल जाती, तो आंसर क्या हो जाएगा, -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं किया गया है, पहली बार कहा गया है कि सोडियम का अगर हम आयोनाइज करा रहे हैं तो 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रहा है। अब क्या कर रहे हैं हम, Na+ का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी करा रहे हैं। मतलब Na+ एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने पर उसका जो इंथैल्पी होगा वो कितना होगा। तो जितना एक इलेक्ट्रॉन को देने में ऊर्जा खर्च हुई थी, उतना ही जब वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऊर्जा रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी फॉर कैल्शियम, बेरियम, सल्फर, सेलेनियम एंड आर्गन। दोस्तों, हमसे फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी पूछ रहा है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी की अगर हम बात करते हैं तो पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। और अगर हम ग्रुप में नीचे आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। दोस्तों, हमारे जो क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पर है कार्बन, कैल्शियम, बेरियम, सल्फर, सेलेनियम एंड आर्गन। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ग्रुप की तो 18th ग्रुप का है, ठीक है। सेलेनियम जो होता है वो सल्फर के नीचे ही आता है, और जो बेरियम आता है वो कैल्शियम वाले के नीचे आता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होता है और ग्रुप में नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो सबसे ज़्यादा राइट पर कौन है, आर्गन, मतलब कि इसका सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद क्या होगा, सल्फर होगा। सल्फर के बाद क्या हुआ कि अब ग्रुप में नीचे आया तो उससे कम किसका होगा, सेलेनियम का, फिर कैल्शियम का, और सबसे कम किसका होगा, बेरियम का, क्योंकि वो ग्रुप में नीचे है। ओके,
तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बेरियम, फिर कैल्शियम, देन सेलेनियम, फिर सल्फर, देन आर्गन। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि आपसे पूछा गया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की हमें इंथैल्पी बतानी है इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बतानी है। तो बढ़ते क्रम में बताना है। सबसे कम बेरियम का होगा, फिर कैल्शियम का होगा। बेरियम का कम इसलिए होगा क्योंकि वो कैल्शियम वाले ही ग्रुप में है लेकिन नीचे है, इसलिए बेरियम का सबसे कम। बेरियम के कैल्शियम के बाद अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये सेकेंड ग्रुप है, ये सिस्टीन ग्रुप है। तो सल्फर का उसके बाद ज़्यादा होगा। सल्फर से जो कम होगा वो सेलेनियम का होगा, सल्फर से कम सेलेनियम का होगा क्योंकि उसी ग्रुप में नीचे बिलोंग करता है। फिर आर्गन का सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि वो बिल्कुल राइट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियाई ऑफ द गिवन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है आयनिक रेडियाई, बढ़ते क्रम में, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। ठीक है दोस्तों, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है साइज डिक्रीज होती है। जब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होता है और एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो साइज डिक्रीज होती है। या दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर एनायन है, जितना ज़्यादा एनायनिक चार्ज होगा, जितना ज़्यादा माइनस चार्ज होगा, साइज उतना ही बड़ा होगा। और कटायन है, जितना ही ज़्यादा कटायन होगा साइज उतना ही छोटा होगा। जैसे प्लस चार्ज है सोडियम प्लस से भी छोटा होगा Mg2 प्लस से भी छोटा होगा एल्युमिनियम 3+। अगर आप नोटिस करो तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। मैंने बोला था आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो साइज डिक्रीज होगा। तो चलो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है क्लोरीन माइनस, Ca2+, पोटेशियम प्लस एंड सल्फर 2-। दोस्तों मैंने बोला था कि एनायन का साइज सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि सब में पहले इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, 16 + 2, यहाँ क्या है 19 - 1 तो 18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है पोटेशियम का 19 होता है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया 18। कैल्शियम का 20 होता है, 20 - 2 सो 18 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है। क्लोरीन में 17 + 1 तो 18 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम बात करते हैं तो मैंने बोला था कि एनायन का साइज, अगर एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर होगा 16, इसका होगा 19, इसका होगा 20 और इसका होगा 17। ओके दोस्तों, तो 16 सल्फर के लिए साइज सबसे बड़ी होगी क्योंकि एनायन है और वो भी 2-। उसके बाद किसका होगा क्लोरीन माइनस का, उसके बाद किसका होगा पोटेशियम K+ का, और जो सबसे छोटा होगा वो Ca2+ का होगा क्योंकि Ca2+ पर 2 कैटायन है। दोस्तों कैटायन से होता क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर बढ़ जाती है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाती है तो कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत ही पास खींच लेता है, अट्रैक्ट करके सिकोड़ लेता है। ठीक है, हम जानते हैं इसमें होता है 2, इसमें होता है 8, फिर होता है 8 और फिर होता है 2। कैल्शियम के साथ क्या होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो बचेगा क्या, केवल ये ऑर्बिट बचेगी। यहाँ अंदर 20 प्रोटॉन, ठीक है, और जिसकी वजह से यहाँ का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने की वजह से ये एटम को बहुत ही अट्रैक्ट कर लेगा पास में और सिकोड़ लेगा, जिसकी वजह से इसकी साइज घट जाएगी। लेकिन एनायन में क्या होता है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाने की वजह से, रिपल्सन की वजह से, अंदर के इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करने की वजह से साइज इंक्रीज कर जाती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि क्लोरीन और क्लोरीन माइनस में किसका साइज बड़ा होगा तो क्लोरीन माइनस का साइज बड़ा होगा। मैं कहूँ सोडियम और सोडियम प्लस में किसका साइज बड़ा होगा तो सोडियम का साइज बड़ा होगा। कैटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का साइज बड़ा होता है, हमेशा याद रखना। जितना ज़्यादा कैटायनिक चार्ज
उतना ही ज़्यादा साइज छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स प्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इंक्रीजिंग बेसिक नेचर ऑफ द गिवन ऑक्साइड्स। हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है बेसिक नेचर का। दोस्तों बेसिक नेचर की अगर हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जो सबसे अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वो सबसे अच्छा बेस होता है, और हम ये भी जानते हैं कि अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डिक्रीज होता है। सो यहाँ पर एल्युमिनियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। तो सही नेचर यही होगा क्योंकि पोटेशियम सबसे किनारे पर होगा। उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि उसके ऊपर ही सोडियम होता है, ये ग्रुप 1 है, ग्रुप 1। फिर ये जो ग्रुप 2 होता है इसमें मैग्नीशियम होता है, और फिर होता है ग्रुप 3 में एल्युमिनियम। दोस्तों मैंने बोला था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डिक्रीज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और ग्रुप में नीचे आने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। सो हमारा सबसे अच्छा बेस कौन होगा अगर हम बात करते हैं इस पीरियड में, तो सोडियम। लेकिन अगर हम ग्रुप में बात करते हैं कि सबसे अच्छा बेस कौन होगा, तो पोटेशियम, क्योंकि नीचे आने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ता है। तो सबसे अच्छा बेस कौन होगा, K2O। उसके बाद कौन होगा, सोडियम, ठीक है, Na2O। इसके बाद कौन होगा तो कहेंगे मैग्नीशियम, और सबसे जो कमज़ोर होगा वो कौन होगा, Al2O3। ओके दोस्तों, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस विच शो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट इज। दोस्तों यहाँ पर फिर से हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है आयनिक रेडियाई, मतलब पहले सबसे बड़ा और आखिरी में सबसे छोटा, घटते क्रम में 10, 9, 8, 7, 6, 4, ठीक, इस तरह से हमें बताना है। तो हम ये भी जानते हैं कि एनायन का साइज सबसे बड़ा होता है और कैटायन का साइज सबसे छोटा होता है। जितना ज़्यादा कैटायनिक चार्ज उतना ही साइज छोटा, जितना ज़्यादा एनायनिक चार्ज उतना ही साइज बड़ा। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए एल्युमिनियम को बोला है, गलत है इसलिए। फिर सोडियम को बोला है, बिल्कुल गलत। सोडियम प्लस को ऑप्शन सी में भी बोला है, तो बिल्कुल गलत। ऑप्शन डी सही होगा, क्यों? क्योंकि O2 माइनस साइज सबसे बड़ा होगा, फिर फ्लोरीन माइनस, फिर सोडियम प्लस, फिर Mg2 प्लस साइज और छोटा होगा, क्यों? कैटायन बढ़ गया, ठीक है, 2 प्लस हो गया। एल्युमिनियम 3 प्लस, ठीक है, कैटायनिक चार्ज और ज़्यादा बढ़ गया तो साइज और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। जितना ही प्लस बढ़ता जाएगा साइज उतना ही छोटा होता जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स बढ़ता जाएगा, और न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को, ऑर्बिटल को सिकोड़ देगा, श्रिंक कर देगा, ठीक है। और O2 माइनस, जितना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ेगा माइनस चार्ज, उतना ही रिपल्सन करेगा और साइज बड़ा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, O2 माइनस का साइज सबसे बड़ा, उसके बाद फ्लोरीन माइनस, फिर सोडियम प्लस, फिर मैग्नीशियम 2 प्लस, फिर एल्युमिनियम 3 प्लस। सबसे छोटा कौन होगा? एल्युमिनियम 3 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी रिटेन अगेंस्ट इट। कह रहा है कौन सी प्रॉपर्टी के विरोध में दे रखा है। तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है HF, HCl, HBr और HI। कह रहा है इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। हम सभी जानते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ ग्रुप में नीचे आने पर बढ़ता है, हैलोजन ग्रुप में, ठीक है।
ग्रुप में नीचे आने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है क्योंकि HI बहुत जल्दी ही टूट जाता है और बहुत जल्दी टूट जाने की वजह से बहुत जल्दी H+ दे देता है और जो I- बनता है वो बहुत ही स्टेबल होता है क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है और वो माइनस को अच्छे से बर्डन कर पाता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं HF की, तो HF का बॉन्ड जल्दी से नहीं टूटता है क्योंकि ये छोटे बॉन्ड होते हैं। आयोडीन में क्या होता है, बड़ा बॉन्ड होता है, ठीक है, बड़ा होता है और अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, सो जल्दी टूट जाता है, इसलिए उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी होती है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में नहीं दे रखा है। ऑप्शन अगर बी की हम बात करते हैं, NH3, ठीक है, से ज़्यादा PH3 से ज़्यादा ASH3 और फिर है SPH3, करा है इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। दोस्तों ग्रुप में नीचे आने पर बेसिक करेक्टर यहाँ पर इंक्रीज नहीं होके डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि NH3 पर नाइट्रोजन छोटा है तो उस पर लोन पेयर की जो डेंसिटी होगी वो अच्छी होगी, क्योंकि छोटा साइज और एक ही लोन पेयर तो उसमें डेंसिटी अच्छी होगी, बड़े आसानी से वो अपना इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, इसलिए बहुत अच्छा बेसिक करेक्टर शो कर पाएगा। लेकिन PH3 फास्फोरस का साइज और बड़ा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं दे पाएगा, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छा नहीं शो कर पाए, बेसिक स्ट्रेंथ अच्छा नहीं शो कर पाएगा। और लास्ट में है SPH3, ठीक है, एंटीमनी, ठीक है, एंटीमनी और अच्छा नहीं शो कर पाएगा। तो सबसे कमज़ोर यहाँ पर बेस जो होगा वो एंटीमनी होगा और सबसे अच्छा जो होगा वो NH3 होगा, अमोनिया होगा। सबसे अच्छा बेसिक नेचर अमोनिया का होगा, तो यही ऑप्शन गलत है। अगर हम ऑप्शन सी की बात करते हैं, बोरान, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा है। हम सभी जानते हैं कि बोरान से ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी कार्बन की होगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। फिर कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन की होगी, क्यों नाइट्रोजन को नहीं बोला? और ऑक्सीजन से भी ज़्यादा नाइट्रोजन की क्यों होगी? क्योंकि दोस्तों नाइट्रोजन हाफ फील्ड होता है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होता है नाइट्रोजन का 1s2 2s2, ठीक है, 2p3। अब होता क्या है कि p ऑर्बिटल हाफ फील्ड होता है, जिसकी वजह से सिमेट्री की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए p ब्लॉक में से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है इन केस ऑफ नाइट्रोजन। लेकिन जब ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन जब होता है तब ये P4 हो जाता है और अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि सिमेट्री अब नहीं रह जाती है। यही सेम चीज़ फॉलो होता है मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में भी, ठीक है। मैग्नीशियम में क्या होता है, S2 कंप्लीट होता है, ठीक है, और 3s2 कंप्लीट होता है। और एल्युमिनियम में क्या होता है, 3s2 3p1 होता है। तो ये जो p वाला इलेक्ट्रॉन होता है बड़ी आसानी से निकल जाता है, लेकिन इन केस ऑफ मैग्नीशियम में से S में से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि ये न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होता है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, इसलिए इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है और एल्युमिनियम का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है, ठीक है। तो ये सेकेंड ग्रुप में होता है और 15th ग्रुप में ऐसा देखने को मिलता है जहाँ पर हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल का केस होता है। फिर है CO2, SiO2, SnO2 और PbO2। करा है इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो करा है बिल्कुल सही बात है। नीचे आने पर इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ जाती है क्योंकि इनका रिड्यूसिंग पावर घट जाता है ड्यू टू इनर्ट, ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। होता क्या है दोस्तों कि जो ये कार्बन होता है, कार्बन यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छा दिखाता है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, ठीक है, कार्बन के बाद सिलिकॉन, फिर एंटीमनी, सिलिकॉन, फिर टिन और फिर लीड। तो दोस्तों लीड जो होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को अच्छा दिखाता है और जो कार्बन होता है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को अच्छा दिखाता है। सो इसलिए ये अब उतना अच्छा रिड्यूसिंग करेक्टर नहीं शो करेगा जितना अच्छा रिड्यूसिंग करेक्टर कार्बन शो करेगा, क्योंकि रिड्यूसिंग कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा और P भी 4 इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश नहीं करेगा। वो क्या करेगा, PbO2 है, अभी PbO2 है तो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा,
इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा और खुद रिड्यूस होना चाहेगा, क्योंकि वो +4 में रहना नहीं पसंद करता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो नीचे जाने पर ठीक है ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ता है, ये भी बिल्कुल सही जवाब है।